नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस लाइव में जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ यूट्यूब के जरिए। बहुत भयानक खबर है। अब से करीब 24 घंटे 12 घंटे से ज्यादा गुजर चुका है जब गजा के फिलिस्तीन के एक अस्पताल पर इजराइल का हमला हुआ और उसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी तक हालांकि इजराइल इस हमले से इनकार कर रहा है और अलग अलग तरह की खबरें बताने और समझाने की कोशिश कर रहा है। कभी कहता है कि ये हमास का एक तरह से गलत तरीके से ये रॉकेट यहाँ पर दाग दिया गया और इस गलती की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि तमाम तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हमास है उसके पास उतनी कैपेसिटी, उतनी क्षमता ही नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट ही नहीं है जो इतनी बड़ी तादाद में नुकसान कर सके। और जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये शुरुआती सिर्फ एक आंकड़ा है जिसमें बड़ी तादाद में मरने वाले बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और सबसे ज्यादा शॉकिंग दुखदाई बात यह है कि इनमें उन लोगों की तादाद भी है जो अस्पताल को ये समझकर कि शायद ये एक सुरक्षित जगह है। जो आपको मालूम है कि इजराइल ने एक फरमान सुना दिया था कि तमाम लोग गजा के यहाँ से भाग खड़े हों, 11 लाख लोग, और वो वहां पर हमला करेगा, जिसको अंग्रेजी में ग्राउंड ऑफेंसिव कह रहा है, यानी सीधे तौर पर डायरेक्ट हमला करेगा। इसलिए वहां से लोग बेदखल हो जाएं अपने घर से, सब वहां से रफू चक्कर हो जाएं। और इसीलिए इन लोगों ने ये समझते हुए कि शायद अस्पताल एक सुरक्षित जगह है, यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया हुआ था, एक तरह का एक शरण ली हुई थी अस्पताल में। मरने वाले लोगों में वो भी शामिल हैं। और इसके अलावा ये सोचिए, आपकी 22 ऐसे अस्पताल हैं जिन अस्पतालों को इजराइल की सरकार ने नोटिस दिया हुआ था कि यानी कि वो खाली हो जाएं, अस्पताल खाली कर दिए जाएं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो ये कह रही हैं कि एक तरह का डेथ नोटिस है ये जो दिया जा रहा है इन बीमार लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, लाचार लोगों को, कि आखिर अस्पताल अगर खाली करने का कोई आदेश दिया जाए तो कहाँ जाएं वो लोग जो मरीज हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, अपना इलाज करा रहे हैं, इतने बीमार हैं कि उन्हें अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है। तो 500 से आंकड़ा बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से थर्रा कर रख दिया है। इजराइल अपने झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम तरीके से ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा नहीं करता, इस तरह की ज्यादती नहीं करता अगर हमास ने पहला हमला नहीं किया होता। जाहिर है कहीं भी निर्दोष नागरिक मारे जाएं, चाहे फिलिस्तीन हो या इजराइल हो, इजराइल में भी जो निर्दोष नागरिक मारे गए उस पर पूरी दुनिया मातम मना रही है। और ऐसा नहीं है कि हमास की इस कारकर्दगी को कोई ये कह रहा है कि आतंकवाद नहीं है, लेकिन इसके जवाब में जिस तरीके से इजराइल पूरे तरीके से नेस्त नाबूद, तबाह बर्बाद कर देना चाहता है फिलिस्तीन को, पूरी दुनिया खड़ी हुई ये पूरा नाटक देख रही है। मैं अभी एक कमेंटेटर को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे, उनसे पूछा कि अच्छा आप ही बताइए क्या इस बात का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, अगर आप इजराइल होते तो क्या करते। उन्होंने जवाब दिया, वो हंसे और उन्होंने जवाब दिया कि मैं वही करता जो इजराइल कर रहा है। मैं इतने ही ज्यादा सैकड़ों और हजारों लोगों को मार देता क्योंकि मैं मार सकता हूं, बिकॉज आई कैन। इस एक वाक्य में पूरे इस घटनाक्रम का लब्बे लुबाब सिमट कर हमारे सामने आ जाता है कि क्योंकि इजराइल कर सकता है, पूरी दुनिया, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सब देख रही हैं, एक मूक दर्शक बने हुए देख रही हैं, क्योंकि इजराइल कर सकता है इसलिए वो कर रहा है। यहाँ पर अमेरिका का क्या रोल है, तमाम तरह की बातें अरब देशों के लिए भी हो रही हैं, जो पड़ोसी अरब देश हैं फिलिस्तीन के, कि क्यों वो शरणार्थियों को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों मारने देने पे इस तरह से उनको एक तरह से पीड़ित के तौर पर कैसे वो दिख रहे हैं, क्यों नहीं उनको अपनी जगह, अपने यहाँ शरण दी जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ वरदराजन मौजूद हैं, द वायर के फाउंडिंग एडिटर, और साथ ही अपूर्वानंद हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों मेहमानों के जरिए हम इस मुद्दे को समझेंगे और आपको अपडेट भी देंगे हम। सिद्धार्थ, मैं वायर की स्टोरी पढ़ रही थी, सुबह सुबह में पब्लिश हुई है, इतनी सारी घटनाएं बदल गई है। ये 11 बजे के आसपास की खबर है। जब ये सुनाई दिया, आपको लगा कि वाकई ऐसा हो सकता था कि अस्पतालों पे हमला हुआ? देखिए, इजराइल की जो मिलिट्री है, अक्टूबर 12 की रात को उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी फिलिस्तीन में, गजा में जो फिलिस्तीनी लोग हैं, कि आप तमाम लोग उत्तरी गजा के का जो इलाका है वहाँ से आप फौरी तौर पे निकल जाएं। 24 घंटे का उनको डेडलाइन दिया गया। और इसमें अस्पतालों के लिए कोई छूट नहीं था, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान आया अगले दिन कि गजा पट्टी के जो 22 उत्तरी गजा पट्टी के जो 22 अस्पताल हैं,
इनको अगर खाली कराया जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो है वॉर क्राइम होगा, ह्यूमन कैटास्ट्रोफी होगी। वहाँ पेशेंट्स हैं जिनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा WHO ने कहा, जो यूएन की एजेंसी है, कि अस्पतालों के कंपाउंड में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे शरण ले रखा है, क्योंकि बमबारी इतनी हो रही है और उनको लग रहा है कि हो सकता है कि अस्पताल के परिसर में हम लोग सुरक्षित होंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इजरायल ने अस्पतालों को धमकी दी। यहां तक कि 24 अक्टूबर को, और ये बकायदा रिपोर्ट भी हुआ, इसी अस्पताल पे एक इजरायली रॉकेट गिरा जिसमें 4 लोग जख्मी हुए। और इसकी पुष्टि जो है एंग्लिकन चर्च के जो हेड हैं, जो यूके में जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी हैं, क्योंकि ये अस्पताल बैप्टिस्ट एंग्लिकन हॉस्पिटल है, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया 16 तारीख को, जहां पे उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल पे हमला हुआ है 14 तारीख को। तो आप खुद समझ लीजिए कि जब और अस्पतालों को पहले भी निशाना बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इजराइल अस्पताल या स्कूल को निशाना नहीं बनाता। इजराइल की जो रक्षा मंत्री हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई ये हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इंसान नहीं जानवर हैं। और इजराइल के सदर जो है हर्त्ज़ोग, उनका भी बयान आया कि इजराइल गजा पट्टी के तमाम जो शहरी हैं, इनमें से कोई बेकसूर नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में जब खबर आई, और ये घटना घटी तकरीबन 7 बजे शाम लोकल टाइम, पैलेस्टीनियन टाइम या इजरायली टाइम, जो हिंदुस्तान में शायद 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। और ये खबरें आने लगी अल जजीरा पे कि ये घटना घटी है। शुरू में बताया गया कि 80 लोग, 100 लोग, 200 लोग मरे हैं, और धीरे धीरे जो है खबरें 500 से ऊपर कैजुअलिटीज की आई। तो इसमें शॉक तो था ही कि भाई ऐसा एक घटना हुई, दुख भी हुआ, लेकिन सरप्राइज नहीं था, क्योंकि इजराइल ये सब पहले कर चुका है। सिविलियंस को टारगेट इजराइल खुद कबूल करता है कि हम पहले से फोन करते हैं। उन्होंने अपार्टमेंट ब्लॉक्स को डिमोलिश किया जहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ तक कि जब 12 रात को चेतावनी दी गई कि सिविलियंस गजा से, मतलब हर कोई गजा से दक्षिण की ओर चला जाए, तो एक परिवार, ये रिपोर्ट जो है ये रॉयटर्स, मतलब सारी इंटरनेशनल मीडिया में छप चुका है, कि एक परिवार को फोन आया इजरायली आर्मी से कि आप फौरी तौर पे निकल जाओ, क्योंकि आप पे बम, और उनको बताया गया कि आप किसी भी सड़क पकड़ के दक्षिणी ओर की तरफ चले जाइए। और वो परिवार चला गया, और ठीक निकलने के बाद उस दक्षिणी ओर पे प्रस्थान करते हुए सड़क पे उन पे हमला हुआ, और उनके सारे, मतलब एक फैमिली के 6 या 7 लोग मारे गए। तो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। और शुरू में, बल्कि जो इजरायली मिलिट्री के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और ये कहना बहुत जरूरी है, एक सोल्जर है हनन्या नफ्ताली, जो बहुत मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ट्विटर में, यूट्यूब में जो है ये बाकायदा इजरायली आर्मी की प्रोपेगेंडा करते हैं। और जब खबरें शुरू में आई कि हॉस्पिटल में हमला हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि इजरायली एयरफोर्स हैज बॉम्ब्ड ए हॉस्पिटल, हमास टेररिस्ट बेस इन हॉस्पिटल, एंड टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। तो ये ऑफिशियल, मतलब इसको क्या समझेंगे कि भाई जो इजराइल की मिलिट्री के डिजिटल वॉर सेल, उसने एक बल्कि ट्वीट भी किया 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि मैं अब डिजिटल वॉर रूम का हिस्सा हूं। और तो उन्होंने ये खबर जारी कर दी कि भाई ये एयरफोर्स का बॉम्ब है। और जब पता चला कि इतने बड़े पैमाने पे लोगों की हत्या हुई है, और जब इजराइल ने एक अपना नैरेटिव बदलने की कोशिश की कि भाई ये हमास या इस्लामिक जिहाद से रॉकेट फायर हो, तो उन्होंने जल्दी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो मतलब अब जो है
मुख्तलिफ नहीं, किस्म के। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, और मैंने वो ट्वीट भी देखा था, और उसी को जाहिर एक एक्सपोज के तौर पे लिया जा रहा है कि पहले अपनी पीठ ठोक लेना, अपने को मुबारकबाद दे लेना कि देखिए हमने ये हमला किया है और हम क्या करते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए हमास बच्चों और औरतों और अस्पतालों में छिप के रहता है, तो हमें यहाँ हमला करना पड़ा, जो सीधे तौर पर झूठ है, एक निरी बकवास है, जिसे मैं कहूँ इस शब्द का इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये समझाइए आप कि जब एक तरफ आपने कहा कि जो उनके प्रोपेगेंडिस्ट हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी उनको नाम दे दें हम, वो हैं, वो एक तरफ अपने को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदा इजराइल के प्रधानमंत्री इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसा कोई हमला हुआ है। तो लेकिन साथ साथ वो हमास के ऊपर इसका दोष मढ़ना चाहते थे, क्योंकि पहले एक वीडियो उन्होंने झूठ के तौर पे लगाने की कोशिश की। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में ये पाया गया, जब ये देखा कि हमले के 30 मिनट के बाद टाइम कोड दिखाया जा रहा था, तो उनको लगा कि पूरी दुनिया हमारे इस झूठ को पकड़ लेगी। यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि पहले ये एक युद्ध के औजार के तौर पर जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोपेगेंडा है, जो झूठ है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि सिर्फ हथियारों के जरिए ये जंग नहीं लड़ी जा रही है। झूठ, प्रोपेगेंडा, फॉल्सहुड, बेईमानी, इन सब हथियारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जब एक तरफ नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, और दूसरी तरफ जो है वो उनका ट्विटर हैंडल हमास के ऊपर ये बोझ डालना चाहता है, ये दोष मढ़ना चाहता है, और तीसरी तरफ उनके इन्फ्लुएंसर अपनी पीठ ठोक रहे हैं, तो अभी इजराइल क्या चाहता है, क्या संदेश दुनिया तक जाए इस अस्पताल में जो ये हमला हुआ है, नरसंहार जो हो रहा है, दुनिया को कैसे समझाना चाहता है वो? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आ रही है, मतलब फ्रांस के जो सदर हैं, राष्ट्रपति हैं, मतलब जो अभी तक उन्होंने इजराइल के पक्ष में ही बयान दिया है। जब पहले खबर उनको मिली कि भाई इस अस्पताल पे हमला हुआ, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये वॉर क्राइम है, जिन्होंने ये किया है उनको, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। तो जाहिर है कि दुनिया, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकते कि आपने एक हॉस्पिटल पे हमला किया, इतने बड़े पैमाने पे लोग मारे गए हैं, तो किसी भी कीमत पर जो है इजराइल इस क्राइम को कबूल नहीं कर सकता। तो तरह तरह के बयान दिए जाएंगे। अब जिस इन्फ्लुएंसर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर तो ये पहले थे, लेकिन अब तो फौज के डिजिटल वॉर का एक हिस्सा है, तो ये इसको एक ऑफिशियल स्पोक्समैन के रूप में माना जाए। तो जब इनका झूठ पकड़ा गया, जब इनके डिलीटेड ट्वीट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये ट्विटर पे आने लगे, और बाकायदा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर जब अरब एम्बेसडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस ट्वीट का जिक्र किया, डिलीटेड ट्वीट का जिक्र किया, तो अपने सफाई के लिए नफ्ताली साहब ने एक और ट्वीट जारी किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई। शुरू में ये खबर रॉयटर्स ने जब चलाई कि अस्पताल पे हमला हुआ, तो मुझे लगा कि हमास टेररिस्ट बेस को ही निशाना बनाया गया, क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि बिकॉज इजराइल डज नॉट टारगेट हॉस्पिटल्स। लेकिन इजराइल अगर हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं करता, तो क्यों 22 अस्पतालों को चेतावनी दी गई कि आप यहां से फौरी तौर से निकल जाएं? और पहले जो है ऐसा भी नहीं है कि ये पहला अस्पताल है जिस पे हमला हुआ। 3 दिन पहले इसी हॉस्पिटल पे इजरायली रॉकेट्स गिरे। तो ही तो मतलब इनका जो एक्सप्लेनेशन भी जो है ये गले से नहीं उतरता। बहुत बड़ी जो है इससे गलती हुई है कि उसने अपने मतलब जल्दबाजी में अपना जो है पीठ ठोका, लेकिन ये सच्चाई जो है छिपने नहीं वाली। नहीं, तो आप मुझे इजराइल लाख बताइए, झूठ बताए। आप ये कह रहे हैं कि ये टारगेटेड हमला था, इजराइल को, इजराइल की डिफेंस फोर्स को ये मालूम था कि वो अस्पताल पर हमला कर रहा है, जहां बीमार लोग हैं, जहां बुजुर्ग लोग हैं, जहां वो लोग जो शरण लिए हुए हैं। क्योंकि सिद्धार्थ, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि कितने सारे खबरी, मतलब ये कोई दो अलग मुल्क नहीं है, फिलिस्तीन और इजराइल, इजराइल का पूरा कब्जा है। फिलिस्तीनी लोग सांस भी नहीं ले सकते इजराइल की बिना इजाजत के। ऐसे में हर अस्पताल की अंदर खाने की जानकारी भी इजरायलियों को, इजरायली सैनिकों को, इजरायली जो प्रशासन है उसको मालूम है। तो क्यों कर रहा है ये अस्पताल पर हमला? इससे उद्देश्य क्या हासिल होगा? देखिए, इजराइल ने गजा पट्टी का कोना कोना जो है मैप कर लिया है, और बहुत प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स उनके पास है, और ये लोग बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारी टारगेटिंग बहुत प्रिसाइज है। चलिए, माना कि प्रिसिशन में भी गलती आपकी हो सकती है, तो आप हो सकता है कि अस्पताल के अगले बिल्डिंग को टारगेट करना चाह रहे थे, और मतलब ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम इजराइल को चलिए दे दें। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक्ट था, और सच्चाई जो है बाद में निकलेगी।
कि इजराइल ने क्यों टारगेट किया, क्या हॉस्पिटल ही टारगेट था या उसके बगल में कोई फैसिलिटी टारगेट थी, पता नहीं। लेकिन इजराइल इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि क्योंकि दर्शकों की ये बात समझनी चाहिए, हमास और इस्लामिक जिहाद पिछले 10-12 साल से अपने होममेड रॉकेट्स इजराइल के अंदर फायर कर रहे हैं, ठीक है। और इस युद्ध के दौरान भी मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे कस्बे हैं इजराइल के अंदर, जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वहां पे हमास और इस्लामिक जिहाद के रॉकेट्स गिर चुके हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा जो है डिस्ट्रक्शन उन रॉकेट्स ने कहीं पे भी नहीं किया कि इतने बड़े पैमाने पे कोई एक्सप्लोजन हो, इतना जो है डरावनी जो है आवाज निकले उससे, इतना आग निकले, इतने लोग इतने लोगों का वहां पे कैजुअलिटी हो। तो ये रॉकेट, ये क्लेम करना कि एक रॉकेट जो है मिसफायर करके इतना बड़ा वहां पे डिस्ट्रक्शन हॉस्पिटल में उससे हुआ, जो आज तक किसी भी पैलेस्टीनियन रॉकेट ने कहीं पे ऐसा पिछले 10-12 साल में कहीं पे इस किस्म का डैमेज नहीं कॉज किया। ये भी एक अपने आप में बहुत अजीब क्लेम है। और जो वेस्टर्न रिपोर्टर्स हैं गजा पट्टी में, कल हमने बीबीसी रिपोर्टर का बयान सुना जहां पे उन्होंने कहा कि भाई हाँ, ये अलग अलग क्लेम्स हैं, लेकिन अगर हम पावर, जितना एक्सप्लोसिव पावर इसमें रहा है, जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, जितने लोग बने हैं, ही सेज देयर इज नो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इजरायली बॉम्ब ही हो सकता है, क्योंकि इस जो पैलेस्टीनियन साइड के पास जो रॉकेट्स हैं, मिसफायर हुआ भी अगर हो तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करता। लेकिन सिद्धार्थ, अब मुझे ये बताइए कि हमास की जो क्षमता है, इसको लेकर भी एक तरह से दोबारा देखे जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। जो दुनिया के जानकार हैं, जिन्होंने 75 साल का इस पूरे जो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका इतिहास देखा है, पिछले 75 साल का, 30-35 साल का हमास का भी इतिहास देखा है, उन्होंने तो ये नहीं सोचा था कि हमास इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इजराइल को, जिसे कहते हैं भारतीय जबान में, घर में घुस के मारेगा, कि वहां पैराग्लाइडर्स और तमाम चीजों को पहुंचकर और घंटों तक, जो इजराइल का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि वो एक ऐसा देश है जिसकी मिलिट्री की ताकत और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसकी ताकत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह अगर कोई है पूरी दुनिया में तो देखिए नेतन्याहू के अंडर इजराइल पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है। यही पूरा एक तरह से मैं कहूंगी एक सेलिंग पॉइंट है जो वो इजराइल की जनता को बार बार देते हैं, और इसीलिए इतनी बार चुन के आ चुके हैं वो बार बार। लेकिन इसमें जब हमास की हम क्षमता देखते हैं, अभी जो आप कह रहे हैं कि उनके रॉकेट्स जिनकी क्षमता इतनी नहीं आकी जा सकती थी, ऐसे में क्या ये समझना जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा हमला अगर कर सकता है हमास, तो ये बदला हुआ हमास है, हो सकता है उसके पास ये क्षमता पैदा हो गई हो। नहीं, अगर एक क्षमता पैदा हुई होती तो इसके इसके कुछ प्रमाण या कुछ सबूत भी तो नजर आते। मतलब कि अगर ये वाकई में ये एक नया मॉडर्न लीथल मोर डेडली हमास है, तो इस अक्टूबर 7 के जो हमले के बाद एक भी जो है इजराइल कोई ऐसा टारगेट नहीं दिखा सकता जहां पे इस पैमाने पे किसी रॉकेट ने डिस्ट्रक्शन कॉज किया हो। तो चलिए पिछले 10 साल की बात छोड़ दीजिए, अभी इसी युद्ध की बात करते हैं। तो ये कैपेबिलिटी अगर हमास के पास होता तो इसके सबूत या प्रमाण कहीं ना कहीं तो नजर आते। बड़ी इत्तेफाक की बात है कि सिर्फ तभी आपको नजर आ रहा है जब जो है एक अस्पताल को नेस्तो नाबूद किया गया है और फिर इजराइल कह रहा है कि नहीं, ये हमास ने किया है। तो ये बात मतलब एज आई सेड गले से नहीं उतरती है। और इस पे बहरहाल अब इजराइल ने अब जो कह दिया कि हमने नहीं किया, तो देश, मतलब दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, अब वो इसी दिशा में जाएंगे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जांच अगर हो भी, और जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जो है साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन में बहुत सारे आपको ऐसे एविडेंस मिलेंगे। तो लेकिन पहले भी जो जैसे खाना रेफ्यूजी कैंप पे और जो यूएन कंपाउंड है गजा पे, लेबनान में, तमाम जो पहले हमले हुए हैं जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस को मारा गया, कड़वी सच तो ये है कि आज तक किसी भी इजरायली सोल्जर या पॉलिटिशियन को दोषी नहीं पाया गया। हालांकि यूएन के रिपोर्ट में ये सारा डॉक्यूमेंट किया गया है। यूएन पीस कीपर्स को जो है इजराइल ने डिलिबरेटली टारगेट किया, यूएन कंपाउंड को टारगेट किया है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इजराइल पे यूएस का हाथ है, तो सलामती काउंसिल, सुरक्षा परिषद में जो है कोई कंडेमनेशन नहीं होता और कोई इंटरनेशनल लीगल
कार्रवाई भी नहीं होती इसराइल के खिलाफ। जी हाँ, आपने बहुत अहम बात ये उठा दी है कि ये समस्या सिर्फ 2 खित्तों की नहीं है, इस पूरे रीजन की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को किस तरह से देखा जाए, ये मैं आपसे ज़रूर इस पे बातचीत करूँगी। लेकिन थोड़ा-सा इस ही पूरे जो घटना हुई है, इसी की जड़ में जाके देखने की कोशिश करती हूँ। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें, आप वहाँ जा चुके हैं, आपने देखा है, आपने इस पूरे खित्ते को समझा है, आप विदेश मामलों को लगातार कवर कर रहे हैं पिछले कई दशकों से। मुझे ये बताइए कि फ़िलिस्तीन के गज़ा इलाके में ख़ासकर जो ये पूरा जहाँ से आदेश दिया गया इज़राइल की तरफ से कि इस पूरे इलाके को आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमास का गढ़ है और हम यहाँ पर हमला करेंगे। मैं सीएनएन के एक पत्रकार की रिपोर्ट देख रही थी जो गज़ा में ही पोस्टेड थे। उन्होंने बताया कि मैंने वीडियो रिपोर्ट देखी जो हम आपके यहाँ नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका बयान कुछ इस तरह से था कि जो फ़िलिस्तीनी पत्रकार है, सीएनएन के लिए काम करता है, गज़ा में पोस्टेड है, वो अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह तलाश करने की कोशिश कर रहा था। कार में कुछ सामान रख के अपने बच्चों और अपनी पत्नी को रख के वो लगातार ड्राइव कर रहा है और ये एक जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं उसे सर छिपाने की जगह मिल जाए जहां वो अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करा सके। उसने बताया कि वो एक जगह गया और वहां उसे पता चला कि नहीं, ये सुरक्षित नहीं है। फिर वो गाड़ी को आगे बढ़ा के फिर उसने ईंधन लिया गाड़ी में और आगे बढ़ा। वहां एक होटल था बड़ा, वहां पर जाके देखा जो सीन था उस होटल में वो इस तरह का था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जिसमें जमीन पर दोनों ओर बच्चे बैठे हुए हैं, औरतें, परिवार बैठे हुए हैं। उसमें छोटे-छोटे उम्र के बच्चे जिनकी जिनकी उम्र 1 दिन, 2 दिन पैदाशुदा बच्चे भी थे, उसमें गर्भवती महिलाएं भी थीं, वो बुजुर्ग लोग भी थे, उनमें जो चल नहीं सकते हैं। इस सब के दौरान पता चला कि ये इमारत भी अब असुरक्षित हो गई है। उसी पत्रकार, सीएनएन के पत्रकार के जो उनके उनके पिता के भाई थे, उनके चचा जो थे, वो इस हमले में घायल हो गए। 1 घंटे पहले ये पत्रकार वहां से निकला, पता चला कि उस होटल पे भी हमला हो गया। तो आखिरी जो कहानी का हिस्सा था वो ये था कि अभी ये जो पत्रकार है सीएनएन का, अपने कार में अपने परिवार को लेकर सिर्फ और सिर्फ वहां रेगिस्तान में मारा फिर रहा है। और उसने कहा, आखिरी लाइन जो मेरे साथ रह गई वो ये थी, उसने कहा, मैं ये कह सकता हूं पूरी सुनिश्चित करके, मैं ये बात कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि गजा में अभी कोई भी इमारत सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि बाकी वो लोग जो पत्रकार नहीं है, जो इतने रिसोर्सफुल नहीं है, जिनके पास ना तो खर्च करने के लिए पैसा है, ना वो इतने ज़हीन है कि वो इस बात का अंदाजा लगा सकें कि कौन सी जगह सुरक्षित है या नहीं, एक आम जीवन कैसा होगा अभी गजा में? इस हॉस्पिटल के हमले के बाद तो मुझे लगता है कि जो टेरर का माहौल है वहाँ पे, जो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये तो एक पूरे उरूज पे चला गया है। और हॉस्पिटल स्पेशली सिंस बहुत बड़े तादाद में फ़िलिस्तीनी जो गज़ा के जो नागरिक हैं वो हॉस्पिटल्स में जाते थे वहाँ पे शरण लेने के लिए। तो और अब दक्षिण दक्षिण की ओर जो लोग जा रहे हैं उन पे हमला हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि साउथ गज़ा पे इजरायली बॉम्बिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। तो मैं दर्शकों को ये बात समझाना चाहूँगा कि जब रूस ने इस किस्म की चेतावनी और अल्टीमेटम यूक्रेन के कुछ शहरों के नागरिकों को दिया, जैसे मारियापोल और अलग-अलग शहरों में जब बताया गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, तो पश्चिमी देश के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि ये वॉर क्राइम है। जब जब रूस ने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पे हमला किया तो यूरोपियन यूनियन का बयान आया कि ये वॉर क्राइम है। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि यहाँ इजराइल एक पूरे रीजन के लोगों को धमका रहा है, कह रहा है कि आप यहाँ से निकल जाओ, लेकिन इसको वॉर क्राइम नहीं माना जा रहा है। बिजली घरों को जो है तबाह किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो है इसको इसको एक वेपन ऑफ वॉर बनाया गया है। मैं मतलब जब हम बॉम्बिंग्स की बात कर रहे हैं तो शायद ये इतना सीरियस नहीं माना जाएगा, लेकिन मैंने कल बयान देखा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस का, क्योंकि यूएन एजेंसीज अभी भी गजा पट्टी में अपना काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पानी की इतनी किल्लत है कि हमारे स्टाफर्स को, हमारे एजेंसी वालों के पास सिर्फ 1 लीटर प्रतिदिन पानी सप्लाई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यूएन एजेंसी अपने ही लोगों को सही मात्रा में पानी नहीं दे सकता, तो आम गजा पट्टी के जो शहरी हैं वो किस हालत में होंगे। तो मतलब ये कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते कि
21वीं शताब्दी में एक मीडिया एनवायरनमेंट में जहां मतलब सब कुछ जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये हम 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे अट्रोसिटीज हो रही थी लेकिन उसको रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं था। यहाँ हर एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ हर एक जो बयान है, बच्चों की चीखें, हर एक चीज जो है ये कैमरा में उतार के इसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद जो है दुनिया खामोश है। आज तक सलामती काउंसिल का रेजोल्यूशन पास नहीं हो पा रहा है जहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सीज फायर घोषित किया जाए। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब वहां इजराइल चले गए हैं। वहां जाने का मतलब ही क्या है जब लेकिन इजराइल मैंने सुना जारी। है कि मैंने पढ़ा कि शायद रद्द कर दिया है उन्होंने वहां जाने का दौरा, कि वो जॉर्डन और इजराइल दोनों जगह जाने वाले थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने रद्द कर दिया है। मैं जरा सी ही देर में मैं आती हूँ इस दौरे पर भी, और मैं इस पे भी आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि जो अरब दुनिया है, जो बाकी मुल्क हैं, क्योंकि इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम ब्रदरहुड का है, एक उम्मा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पूरी जो समस्या है जो दरअसल एक राजनीतिक समस्या है, उस समस्या को, या मैं कहूंगी एक नागरिक की आजादी की, उसके बुनियादी अधिकारों की जो समस्या है, उसको एक मजहबी चश्मे से भी बार बार दिखाने की कोशिश होती है कि देखिए ये कोई ऐसी क्रूसेड हो रही है जो यहूदियों और मुसलमानों के बीच में है। इसीलिए एक बहुत बड़ा एक वजन, एक बर्डन अरब मुल्कों पर भी पड़ता है। लेकिन इससे पहले मुझे ये समझाइए आप, जो बार बार ये कहा जाता है कि हमास ने ये हमला अपने ऊपर या फिलिस्तीन के ऊपर इस हमले की दावत दी, हमास ने ऐसा क्यों किया, हमास ने ये हमला क्यों किया, इजरायली नागरिकों को क्यों मारा? क्या हमास को ये पता नहीं था कि इजराइल इतना मजबूत मुल्क है और वो एक का जवाब 70 से देगा? तो अगर आपने हमला किया, आप आतंक करेंगे, तो उसका खमियाजा भुगतिए। देखिए, इस ये जवाबदेही ये फिलिस्तीन के लोग तय करेंगे, क्योंकि सवाल जो है, सबसे जो बुनियादी सवाल ये है कि इजराइल ने पिछले 70 साल में जिन, या पिछले 50 साल में जिन फिलिस्तीनी ज़मीनों पे कब्जा जमा रखा है, उन ज़मीनों को आज तक ऑक्यूपाइड क्यों बनाया? वहाँ से वो निकला क्यों नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनको निकलना चाहिए? बुनियादी सवाल ये है। अब फिलिस्तीनी जो मुख्तलिफ आर्म ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो कौन से तौर तरीके अपनाते हैं, ये फिलिस्तीन के लोग खुद तय करेंगे। हाँ, रही बात, अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमास जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लॉ के तहत, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत, आप किसी भी कीमत पे सिविलियंस को टारगेट नहीं कर सकते। ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी माना जाएगा, वॉर क्राइम माना जाएगा। और जिस तरह से इजराइल पे लोगों की उंगलियां उठी हैं कि भाई आप बहुत बड़े तादाद में फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं वेस्ट बैंक में, गजा में, उसी तरह से ये जवाबदेही अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ तक ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मांगेगा। और जो एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है, मिलिट्री कॉन्सिक्वेंस है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस है, इसका जवाब शायद फिलिस्तीन के लोग हमास से पूछेंगे कि आपके जहन में क्या था, आपके टैक्टिक्स क्या हैं, आपने ये सब क्यों किया। लेकिन इस वक्त जो है, सवाल सिर्फ एक ही है कि दुनिया सीज फायर के लिए तैयार है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ों पे बहस हो सकती है, डिबेट हो सकता है, मुख्तलिफ हर एक जो है ग्रुप से अकाउंटेबिलिटी मांगा जा सकता है। लेकिन आज अगर हम सीज फायर की बात न करें, अगर ये मांग पूरी तरह से उठाया ना जाए और इजराइल पे दबाव नहीं डाला जाए, और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आज तक जो है भारत जो अलग अलग जहाँ पे जंग हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया के वॉर के सवाल पे नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा अच्छा बयान आया कि ये युद्ध का जो है ईरा नहीं है, दिस इज नॉट ईरा ऑफ वॉर। तो हम चाहते हैं कि यही सलाह और यही जो है एडवाइस, यही तजवीज़ जो है नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को दें। मोदी साहब क्यों चुप बैठे हैं? चुप कहाँ है जब वो? इतने बड़े वो चुप कहाँ है? वो तो कह रहे हैं कि हम इस संकट की घड़ी में हम इजराइल के साथ हैं और जी, हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। पहला ट्वीट उनका ये आया, और दूसरी तो ट्वीट ये आया कि मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की है। मैं आशा करती थी कि वो चुप रहते तो शायद पता नहीं चलता कि वो किस तरफ हैं, लेकिन उन्होंने खामोशी तोड़ के कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि इस पूरे संकट में वो कहाँ खड़े हैं। देखिए मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मैं उनको ये कह के माफ कर देता कि पहले 24 घंटे में उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन अब जो है, जब इतना कुछ जो है सामने आ चुका है, इतने बड़े पैमाने पे, मतलब बल्कि इजराइल के अल्टीमेटम के बाद
मतलब अगर कोई डेमोक्रेटिक मुल्क चुप रहना चाहता है, अगर कोई प्रधानमंत्री जैसे मोदी चुप रहे, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से उस क्राइम के साथ कंप्लिसिट हैं। वो अपनी जिम्मेदारी अपने आप को नहीं बचा सकते। मतलब ये भी एक तरह से इन पे जो है सवाल पूछे जाएंगे, और पूछना लोग पूछ भी रहे हैं। और हिंदुस्तान को भी मतलब जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, बहुत सारे ऐसे देश हैं कह रहे हैं कि भाई इजराइल फौरी तौर पे सीज फायर को अनाउंस करें और ये टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस को रोके। भारत सरकार की ओर से भी ऐसा बयान आना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह जानते हैं कि जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं मोदी और नेतन्याहू के बीच में, तो ऐसा बयान नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी ये मांग उठाना बहुत जायज़ है। एक और बात मैं फैक्चुअल पॉइंट में देना चाहूँगा, बाइडेन साहब का जो विजिट है वो जॉर्डन वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, क्योंकि तमाम जो अरब लीडर्स हैं और खुद अबू माजन जो फिलिस्तीन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाइडेन से मिलने से इनकार किया, तो जॉर्डन वाला लेग कैंसिल हो गया। लेकिन वो 1 घंटे पहले इजराइल पहुंचे हैं और इजराइल का दौरा उनका अभी जारी है। जी हाँ, इज़राइल का दौरा जारी है, तो इससे ये उम्मीद भी बनती है कि कुछ न कुछ एक तरह से, क्योंकि मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक बदला हुआ सुर नज़र आया जो बाइडेन का और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि लग रहा था कि यूएस के बयान से कि उसमें एक तरह के हमें छेद नज़र आए, उससे लगा कि शायद उन छेदों से एक उम्मीद ये नज़र आएगी कि जिस ग्राउंड ऑफेंसिव का ज़िक्र बार-बार कर रहा है इज़राइल, शायद वो रुक जाए और इस तरह का पूरा नरसंहार जो पूरे एक रीजन का, एक राष्ट्र का, एक कौम का, एक समुदाय का जो दिख रहा है, शायद वो कुछ देर के लिए थम जाए। बहुत सारे दर्शक सिद्धार्थ हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। 30 सेकंड में लूँगी ये बताने के लिए जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है कि फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि करीब-करीब 10 साढ़े 10 बजे रात को भारतीय समय के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई है। इसका पूरा शक इज़राइल के ऊपर जाता है, जिसके के हमले में, इज़राइल के स्ट्राइक में अस्पताल के ऊपर हमला हुआ। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि ये हमला उन लोगों पर हुआ जो मरीज़ हैं, जो लाचार हैं, जो बिस्तर से लगे हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। और इसमें दूसरी श्रेणी के वो लोग थे, जिन लोगों ने समझा कि ये अस्पताल है, तो शायद हो सकता है कि उनकी जान बच जाए, और इस अस्पताल में वो शरण लेने के लिए वहाँ पर चले गए थे। उन लोगों की भी हत्या कर दी गई है। इस पूरी हत्याक्रम से साफ तौर पे ये पता चल रहा है जिस तरह का नरसंहार है। सिद्धार्थ, मैंने कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि हॉलोकॉस्ट जब हुआ था जर्मनी में, वो तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपनी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे एक तरह का हॉलोकॉस्ट होते हुए वो देख रहे हैं। और वही लोग जो एक बार शिकार थे, वही कौम जो एक दौर में शिकार थी, वो एक तरह से एक शिकारी के तौर पे नजर आ रही है, वो अपराधियों के तौर पे नजर आ रही है। अब मुझे ये बताइए, आप में इस सवाल के 2 पहलू हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बाइडेन इज़राइल पहुंच के क्या करना चाहते हैं? उनके जो विदेश मंत्री हैं वो तो पहले पहुंच चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं अमेरिका का विदेश मंत्री हूं, लेकिन मैं एक यहूदी भी हूं। तो एक यहूदी की हैसियत से और अमेरिका के विदेश मंत्री की हैसियत से मैं यहाँ पहुंच रहा हूं। यानी एक तरफ आप ये देखें कि किसी मुसलमान को या किसी अरब को ये कहने का हक नहीं है। एमएसएनबीसी जो न्यूज चैनल है अमेरिका का, उसने 3 एंकर्स को ऑफ रोस्टर कर दिया, उनको हटा दिया अपने पद से कि वो किसी न्यूज ब्रॉडकास्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। उसमें बहुत मशहूर साउथ एशियन यहाँ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति मेहदी हसन भी शामिल हैं। तो एंकर अपनी पहचान के साथ एंकरिंग नहीं कर सकता, पत्रकार अपनी पहचान के साथ पत्रकारिता नहीं कर सकते, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विदेश मंत्री अपनी पहचान के साथ वो ये कह सकता है कि मैं यहूदी होने के नाते और विदेश मंत्री होने के नाते इज़राइल जा रहा हूं। क्या करना चाहेंगे अब जो बाइडेन यहाँ पहुंचकर इज़राइल? देखिए, मैं ज़्यादा अहमियत ब्लिंकन साहब के उस बयान को नहीं दूंगा, क्योंकि यूएस पॉलिसी जो इजराइल के पक्ष में पिछले 70 साल से चल रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल जो है इनकी पॉलिसी है। और इजराइल का जो एक रोल है पश्चिमी एशिया में, उस पूरे खित्ते में, ये हम समझ चुके हैं कि ये यूएस का एक बहुत जो है गहरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि इजराइल को एज अ पुलिसमैन ऑफ द रीजन इसको बना के महफूज करके जो है इन्होंने पाल के रखा है। तो ब्लिंकन अगर यहूदी नहीं होते, अगर क्रिश्चियन होते, मुस्लिम होते, कुछ भी होते, उनका बयान सिर्फ उनका बयान मतलब उनकी जो नीति है उसमें कोई चेंज नहीं होती। और मतलब कि ये समझना कि हाँ, मतलब हो सकता है कि उन्होंने एक एज इमोशनल ये बोल दिया, क्योंकि इजराइल अपने आप को एक जूश स्टेट का पहचान देता है। हालांकि मैं समझता हूं कि होलोकॉस्ट के वारिस ये लोग नहीं हैं।
मतलब ये इजरायली स्टेट जो है ये होलोकॉस्ट की सफरिंग को एक्सप्लॉइट करता है, उन यहूदियों की जो सफरिंग का जो एक मेमोरी है उसको एक्सप्लॉइट करता है। बहुत सारे ऐसे होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं जिनका बयान आया है कि भाई हमारे नाम पे ये इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं चलाया जाए, और बल्कि बहुत एक मशहूर वार्सो गेटो अपराइजिंग के जो लीडर थे 1942 में नाजीज के खिलाफ, जो है ये एक बहुत बहादुरी से वार्सो के यहूदियों ने एक अपराइजिंग लॉन्च किया नाजीज के खिलाफ, और मोस्ट ऑफ देम वर किल्ड है, लेकिन जो जो बच के निकले उनमें से जो उनका जो लीडर था वो जिंदा रहे शायद 2018-19 तक, और उनके भी बयान आए कि भाई एज समबडी हु फॉट द नाज़ीज, मैं समझता हूँ कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है ये जुल्म हो रहा है और इजराइल को ये सब नहीं करना चाहिए। तो बात ये है कि यूएस की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और जो मसला अब खड़ा हो गया है बाइडेन के सामने, वो ये है कि यूएस पिछले 3 साल से इब्राहिम अकॉर्ड्स के फ्रेमवर्क पे अपनी कोशिश कर रहा है कि अरब जो मुल्क है इनका डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ बन जाए, क्योंकि शायद इस खित्ते में सबसे बड़ा दुश्मन जो यूएस समझ रहा है कि उनका मुकाबला करना ज़रूरी है वो इजराइल है, वो सीरिया है, और यूएस एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की, एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। ऑलरेडी जो है बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स जो है वो तय हुआ, जहाँ पे डिप्लोमेटिक रिकग्निशन वगैरह हुआ है, और पिछले 1 साल से बहुत दबाव था सऊदी अरब पे कि आप भी अपने रिश्ते को नॉर्मलाइज करें। आपको याद होगा G20 समिट जो दिल्ली में हुआ, उसके साइडलाइंस में बाइडेन साहब और मोदी साहब ने ये अनाउंस किया कि हम एक इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाएंगे, जिससे ट्रेड हिंदुस्तान से दुबई, दुबई से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल से यूरोप जाएगा। तो ये सारा जो एक स्ट्रेटेजिक प्लान, उनकी जो स्ट्रेटेजिक विजन थी कि किस तरह से हम एक न्यू मिडिल ईस्ट की परिभाषा हम दें, जहाँ पे सऊदी अरेबिया एंड इजराइल विल टुगेदर स्टैंड विद यूएस, और शायद ईरान के का मुकाबला करेंगे, ये अब बहुत इस पे सवालिया निशान खड़ा हो गया। और मुझे लगता है कि उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए बाइडेन साहब वहाँ पे गए हैं। वो किसी ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के लोगों के साथ कोई हमदर्दी है या फिलिस्तीन के लोगों के साथ कोई हमदर्दी। अगर इजराइल के लोगों के साथ हमदर्दी उनकी होती तो वो पूरी तरह से नेतन्याहू पे दबाव डालते कि आप पीस प्रोसेस शुरू करें, आप बातचीत से मसला हल करें। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक समझौता जो जिस पे काम किया जा रहा था, और ये मत भूलिए कि पिछले साल यूएस को बहुत बड़ा झटका मिला जब चीन के विदेश मंत्री ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता को ब्रोकर किया, और बाकायदा बीजिंग में विदेश मंत्री ईरान के और सऊदी के दोनों वहां पे गए, और जो एक बहुत खराब रिश्ता दोनों देश के बीच में था पिछले 7-8 साल से, वहां पे जो है चाइना ने इन दो देशों के बीच में समझौता इंजीनियर किया, और वो समझौता अभी तक कायम है। तो ये तमाम चीजें हो रही, जिससे मुझे लगता है कि यूएस और बाइडेन की जो सोच है वो प्रभावित हुआ होगा, और वो यही मतलब कि किस तरह से यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बचाया जाए, इसी मिशन से वो वहां। तो इससे पहले कि मैं अरब मुल्कों पर आऊं, आपने बड़ी अच्छी तफसील से पूरी बात समझा भी दी। मुझे बताइए, बार बार ये जब एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश होती है, आपने कहा कि एक तरह के उस रीजन के पुलिसमैन की तरह देखता है इजराइल को, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अंदर खाने और ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश की जाए तो कहा जाता है कि देखिए, पूरा जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसे यहूदी लोग चलाते हैं, तमाम बड़ी बड़ी जगहों पर जो तमाम अधिकारी हैं उनमें बड़ी तादाद यहूदियों की है। इसके अलावा जो मीडिया है उसमें यहूदी लोग हैं, मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं। ये सब बकवास है। मतलब ये राइट विंग प्रोपेगेंडा चलता है यूएस में, और कि ये सारा एक जूइश कंस्पिरेसी, जूइश प्लॉट। यूएस में यूएस की जो अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जो अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनके बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये यूएस की पॉलिसी को तय करते हैं, ये यूएस की मीडिया पॉलिसी को तय करते हैं। ये किसी धर्म के लोग या किसी मजहब के लोग तय नहीं करते। और ये प्रोपेगेंडा बल्कि इस प्रोपेगेंडा को इजराइल इस्तेमाल करता है कि भाई आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, देखो आप लोग एंटी जूइश हैं, आप लोग एंटी सेमिटिक हैं। और एक तबका है यूएस में
जो इन बातों को फैलाता है। और अफसोस की बात यह है कि अरब मुल्कों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि इन कच्ची बातों में विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर आप गहराई से किसी समस्या को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते और आप गहराई से अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके देश के जो लीडर हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। मतलब जैसे जो अरब कंट्रीज हैं वो यूएस के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो ये पूरी पॉलिसी जो है इसमें यूएस पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, यूएस मिलिट्री इंटरेस्ट है, अरब लीडर्स भी जो हैं इसमें शामिल हैं। तो बहुत आसान होता है कि किसी जैसे अरब कंट्रीज में जो कुछ सरफेरे लोग हैं या यूएस के अंदर जो लोग हैं, भाई ये तो सब जूइश कंस्पिरेसी है, बहुत आसान बात है कहना। नहीं, और मैं इस जूइश बात को कंस्पिरेसी जब का जिक्र उठाते नहीं हैं, कर रही हूँ। इस बात को जब उठाते हैं तो ये हकीकत से हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कि इसको कंस्पिरेसी की तरह नहीं, लेकिन इसमें कहने की ये कोशिश की जाती है कि चूंकि बड़े बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं वहां जो इजराइल पृष्ठभूमि के लोग हैं या ज्यू धर्म के मानने वाले हैं, ज्यूश धर्म के मानने वाले हैं, इसलिए जो यूएस है उसकी पूरी पॉलिसी में नजर आता है। ये एक अलग आर्ग्यूमेंट। हाँ। ये इरेलेवेंट, मतलब इस पे कुछ एकेडमिक काम हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एकदम इरेलेवेंट बात है, क्योंकि जिस धर्म के, मतलब कि यूएस की जो अपनी पॉलिसी है, जो अपने इंटरेस्ट हैं, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिफेंस कंपनी, मतलब इतने बड़े पैमाने पे जो है आर्म्स वेपन सेल्स हो रहा है, नॉट ओनली टू इजराइल, पूरे जो है मिडिल ईस्ट एरिया में, ये एक बिजनेस इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखें कि मतलब कि चलिए ब्लिंकन सेज ही इज जूइश, इससे पहले किसिंजर जूइश थे, लेकिन इतने सारे बड़े ओहदे पे लोग थे, अलग अलग मजहब के थे। ओबामा जो है वो हाफ मुस्लिम थे, लेकिन उसमें कोई मतलब इतनी उनकी मतलब पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। जहां तक इसराइल को अकाउंटेबल होल्ड करने का सवाल था, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल से या इंडिविजुअल के मजहब या विचारधारा से तय नहीं होती, ये एक सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। जी, अगली बात में बताइए मुझे कि ये तो यूएस की बात रही, अब यूके का मुझे बताइए कि क्या वही उनका गिल्ट है जो चला आ रहा है 75 साल पुराना, कि देखिए हमें कहां से उन्होंने यूरोप से निकाल के यहूदियों को यहाँ बसाया मिडिल ईस्ट में, उनकी रेस भी बताया जाता है कि भी अलग है बिल्कुल। तो एक नया संकट उन्होंने क्रिएट किया, एक तरह का एक पूरा जख्म दे दिया इस पूरे रीजन को, जो लगातार नासूर बन चुका है और रिस रहा है, और पूरे तरीके से पूरे इस इलाके को जिस तरीके से एक नासूर में तब्दील कर दिया गया। मैं तो दोनों के लिए कह रही हूँ, इजराइल के भी जो रहते हैं वहां लोग, वो भी कहाँ शांति से जी पाते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरे की जिंदगी को असुरक्षित करते हैं तो शांति तो आपके जीवन से भी चली गई। लगातार पूरा स्टेट, पूरा राष्ट्र सिर्फ उसकी एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही मकसद है कि अपने को सुरक्षित कैसे रख पाए। तो पहले तो यूके का भी मुझे उदाहरण आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। दूसरे, ये भी कहा गया कि भाई देखिए कैसे लेफ्ट लिबरल वर्ल्ड के इतने बड़े हीरो जस्टिन ट्रूडो, उनका भी जो बयान लगातार आ रहे हैं इस पूरे संकट में, वो यूएस या यूके से अलग नहीं है। तो इसकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, ट्रूडो को लेफ्ट लिबरल, मतलब आप समझें कि ये जो तमाम G7 है या नेटो के जो मेंबर हैं, तुर्की को तुर्की नेटो का मेंबर, लेकिन तुर्की को थोड़ा अलग नजर से देखना पड़ेगा, लेकिन जो पश्चिमी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो नेटो मेंबर हैं, जो G7 के मेंबर हैं, ये यूएस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक मतलब कभी कभार जब उनको लगता है कि भाई जैसे इराक के हमले में फ्रांस और कनाडा ने यूएस और यूके का साथ नहीं दिया, लेकिन अगर एक मुल्क है जो 100% यूएस पॉलिसी के पीछे भागता है तो वह यूके है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं देना चाहूंगा ब्रिटिश पॉलिसी को समझने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन वही करेगा जो यूएस करता है। और हाँ, ब्रिटेन की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, जिस तरह से हमारे बड़े सगीर को तकसीम किया गया 1947 में, उसी तरह से 48 में ब्रिटेन वाज द ऑक्यूपाइंग कॉलोनियल पावर, और वहाँ पे फिर इसराइल और फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ। और उसके बावजूद जो है ब्रिटेन ने उसी टू नेशन, मतलब जो एक टू स्टेट सोल्यूशन, उसको सक्सेसफुल करने के लिए एक उंगली नहीं उठाई। और जब इसराइल ने पूरे टेरिटरीज को ग्रैब किया तो ब्रिटेन जो है ब्रिटेन ने कुछ नहीं कहा, तो क्योंकि ब्रिटेन जो है पूरी तरह से अब यूएस पॉलिसी के पीछे चलता है। और कनाडा भी मुझे लगता है कि जहां तक जो बड़े सवाल हैं, आप रशिया यूक्रेन की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इसराइल की बात कर लें, तो कनाडा भी जो है कदम से कदम अमेरिका के साथ इसमें शामिल है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगा कि
जो नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, जो स्ट्रेटेजिक नीति है, ये किसी एक लीडर के अपने निजी विचारधारा पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत गहरे इसमें स्टेट इंटरेस्ट हैं, डीप स्टेट होता है, बिजनेस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, डिफेंस कंपनीज के इंटरेस्ट होते हैं, जो पॉलिसी को थिंक टैंक्स जिसमें वहाँ पे भी थिंक टैंक्स में भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिसी को तय करते हैं। और ट्रूडो का कोई बयान आए और मतलब इसमें कोई वजन नहीं मुझे दिखता है। जी। पॉलिसी जो है यूएसए तय कर रहा है और सारा जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो यूएस के पीछे जा रहा है। हाँ, जैसे जैसे और खबरें आएंगी, क्योंकि आखिरकार ये तमाम जो देश हैं ये भी कहीं ना कहीं अपने जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और मुझे लगता है कि जैसे और खबरें आएंगी, जैसा और सबूत निकलेगा, तो फ्रांस के लोग अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे, ब्रिटेन के लोग अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे, कनाडा के लोग अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे। हर दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस ने पेरिस के अंदर प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेशन पे रोक लगा दी है। और हिंदुस्तान में बताया जा रहा है कि अगर आप फिलिस्तीन के पक्ष में कोई ट्वीट आप पोस्ट करेंगे तो पुलिस आप पे भी केस कर सकता है। मैं देख रहा था कि कर्नाटक में जो कांग्रेस रूल स्टेट है और उत्तर प्रदेश जो बीजेपी रूल स्टेट है, दोनों जगह में केसेस दर्ज हुए हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से फिलिस्तीन के पक्ष में कुछ बयान दिया। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का वो कुचला जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे जो अरब देशों से जुड़ा हुआ है, हम देखें तो जॉर्डन से लेकर सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, यहाँ सबका जिक्र हो रहा है कि भाई ये लोग क्यों नहीं इनको एडजस्ट कर लेते। ये तो बड़े खुदगर्ज देश हैं, देखिए ये अरब हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं इन 11 लाख लोगों की जान बचा लेते। इस संकट को जहां लोग मर रहे हैं अब सैकड़ों की तादाद में, उनको क्यों नहीं बचा लेते। इसका क्या जवाब होगा? अगर हम देखें इन तमाम देशों में, लेबनान का हम जिक्र करें, सीरिया या फिर जॉर्डन, यहाँ पहले ही बड़ी तादाद में रहते हैं लोग फिलिस्तीन के। जॉर्डन जब मैंने विजिट किया तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये कहता हुआ पाया गया कि वो जॉर्डेनियन पैलेस्टीनियन है, कोई कहता था वो पैलेस्टीनियन जॉर्डेनियन है। यानी कि इतनी बड़ी तादाद में वहां लोग रहते हैं, फिलिस्तीनी जो पृष्ठभूमि के लोग हैं, कि उनको अलग करना भी मुश्किल हो रहा है और कई कई जनरेशन से वहां पर रह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आसान है उन सरकारों के खिलाफ उंगली उठाना कि भाई आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। हकीकत यह है कि गजा पट्टी में जो अभी युद्ध चल रहा है, अगर किसी के हाथ में है उस युद्ध को फौरी तौर पे रोकना, तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल पे दबाव डाले तो युद्ध जंग रुक सकता है, जो रुकना चाहिए और आज इसी वक्त रुकना चाहिए। हाँ, अरब मुल्क जो है किस किस्म का जो है मदद वो दे सकते हैं। और जो है शरण की बात हो रही है, शरण से जुड़ा हुआ जो सवाल, ये भी हमको इसका सामना करना पड़ेगा कि अगर इजराइल का इरादा है कि फिलिस्तीनी ज़मीनों से फिलिस्तीनियों को भगाया जाए, तो अगर अरब जो दूसरे अरब मुल्क हैं वो पूरी तरह से कहें कि हाँ भाई हमारे यहाँ आके बस जाओ, तो क्या ये इजराइल का काम ज़्यादा आसान वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये भी एक दुविधा है। और कल मैंने बल्कि कुछ चैनल्स में फिलिस्तीनी स्पोक्स पर्सन्स का भी बयान सुना, जहाँ पे उन्होंने एक तरह से इजिप्ट की तारीफ की कि इजिप्ट कह रहा है कि नहीं, हम इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं होंगे जहाँ पे हम गजा पट्टी के पूरे लोग जो है गजा से निकल के इजिप्ट आ जाएं, क्योंकि एक बार अगर आ गए तो शायद दोबारा इसराइल उनको वापस घर नहीं आने देगा, जिस तरह से पहले नकबे में हुआ 1948 में। जिन फिलिस्तीनियों को बेरहमी से दहशतगर्द तरीके से भगाया गया अपने घरों से, वो आज तक जो है रेफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, वाजिब सवाल है। हर अरब देश की जो जनता है, उनका हक बनता है कि वो अपने जो है शासकों से सवाल पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो है बोझ मुझे लगता है कि अमेरिका के अपने लोगों पे है कि भाई वो अपनी सरकार पे दबाव डाले। और ये सिचुएशन अनएक्सेप्टेबल है कि इतने बड़े पैमाने पे सिविलियंस को पे हमला हो रहा है। इजराइल खुले तौर पे वॉर क्राइम्स का ऐलान कर रहा है, जिसके बारे में शायद 6-7 महीने पहले सारी दुनिया ने रशिया को कोसा। तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि जिस स्टैंडर्ड को आपने रशिया पे लागू कराया,
उसी स्टैंडर्ड को आप इजराइल पे लागू करिए, और अगर आप नहीं करते तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है इसका भी इसकी भी कीमत जो है वो यूएस और उनके अलायंस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर इस बात को तय कर लिया कि भाई डबल स्टैंडर्ड्स ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है सिर्फ चंद मुल्कों पे लागू होगा, हमारे दोस्तों पे लागू नहीं होगा, तो हर एक देश अगर इस तरह से सोचने लगे, अब इस तरह से काम करने लगे, तो इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, और इंटरनेशनल सिचुएशन जो है इतना बिगड़ जाएगा कि पिछले 70-85 साल में जो यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम बना, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी का जो सिस्टम बना, सब जो है नष्ट हो जाएगा। तो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो हम अनइक्विवोकल अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को, ये भी यूएस इंटरेस्ट को आखिरकार नुकसान पहुंचाएगा। और इससे पहले मैं आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल पूछूं, ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो, कल एक दरबारी चैनल के एक एंकर ने बाकायदा एक मैप लगा के लोगों को बताया कि देखिए यहूदियों का सिर्फ एक मुल्क है, उनसे वो मुल्क न छीना जाए, मुसलमानों के लिए 52 मुल्क हैं, उनके नाम गिना के उन्होंने हर जगह पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अगर फिलिस्तीन के लोग इन 52 मुल्कों में चले गए तो तमाम समस्या खत्म हो जाएगी। यानी आप ये सोचिए कि इस पे हंसी आई जाए या रोया जाए, समझ नहीं आता कि ये इसी तरह की पत्रकारिता नेशनल टेलीविजन चैनल पर कल रात एयर हुई है कि अगर आप मुसलमान हैं तो मुस्लिम देशों में बांट दिया जाए। कल को हो सकता है नेपाल के लोगों से कहा जाए कि भाई नेपाल खाली कर दीजिए, हिंदुस्तान है, यहाँ पर हिंदू देश है, बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। हो सकता है श्रीलंका के लोगों से कहा जाए कि भाई कुछ हिंदुओं को आप भी एडजस्ट कर लीजिए, और फिर ये बात ईसाइयों तक और बाकी धर्म के मानने वाले लोगों तक भी पहुंचेगी कि जो जो जिस धर्म का मानने वाला है वो उन्हीं बॉर्डरों में जाके समा जाए। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें नेशनल टेलीविजन पर एयर हो रही हैं, ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, और उसको पत्रकारिता कहा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत के पत्रकार, कोई ऐसा चैनल इस वक्त सिद्धार्थ बाकी नहीं है, न्यूज चैनल, जिसकी कई कई टीमें इस वक्त मौजूद ना हो पश्चिम एशिया में, और इजराइल के तरफ से वहीं के होटलों में रुककर वो कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं हम युद्ध कवर कर रहे हैं। उसको युद्ध कवर करना कह रहे हैं कि इजराइल की सरकार उसके ही डिफेंस फोर्स के प्रोपेगेंडा एजेंडा को आगे बढ़ाकर, और दूसरे तरफ लोगों से बिल्कुल यानी इजाजत भी नहीं है उनको गजा जाने की, और कोई कोशिश भी नहीं है, और उसको कहा जा रहा है कि हम युद्ध कवर कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल जो कि ये बन रहा है कि ये घटना अब हमें यहाँ से कहाँ ले जा रही है। भारत में भी एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ये सपोर्ट करते हैं कि इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं, वो हमारा एक मॉडल है, लेकिन दूसरी तरफ कल इंडिया अलायंस के लोग जाके उन्होंने फिलिस्तीनी रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का विचार 140 करोड़ लोगों का विचार नहीं है, यहाँ भी बड़ी तादाद बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो फिलिस्तीन के साथ जो रिवायती हमारी हमदर्दी रही है और रिवायती समर्थन रहा है, हम उसके साथ हैं। ऐसे में अगर ये जिसको हम अरब स्ट्रीट कहते हैं कि अगर अरब दुनिया में इसको लेकर असंतोष जो लगातार बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चाहे उन देशों के जो अध्यक्ष हैं वो जो भी कुछ कहें, लेकिन लोगों में अगर ये असंतोष बढ़ता जाता है तो आपको नहीं लगता कि ये जो क्षेत्रीय देश और ये नेता हैं ये भी इस जंग में कूद पड़ेंगे, इनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा? देखिए, फिलहाल तो लेबनान की बात की जा रही है, और सीरिया की बात की जा रही है, ईरान की बात की जा रही है। ये 3 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है फ़िलिस्तीनियों के प्रति, और इनकी सरकारें जो हैं मदद भी कर चुकी हैं हमास को और जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन स्ट्रगल है। लेकिन मेरे ख़्याल से फ़िलहाल एक वाइडर वॉर नज़र नहीं आता है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह जो है लबनान में, हाँ, वो कुछ रॉकेट्स फायर कर रहा है और इजरायली रिटेलिएशन भी हो रहा है छोटे-छोटे पैमाने पे। लेकिन शायद हिज़्बुल्लाह भी अच्छी तरह समझ रहा है कि अगर हम इसको एस्केलेट करें तो इससे इजरायली स्टेट शायद वीक, कमज़ोर ना हो। तो इजराइल, ये हिज़्बुल्लाह, सीरिया की सरकार, ईरान की सरकार, मुझे लगता है कि सोच समझ के वो आगे अपना जो है अपनी नीति तय करेंगे। हाँ, उनको हो सकता है कि इजराइल घसीटने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा वाइडर वॉर होगा। हाँ, मतलब आक्रोश है सड़कों पे। कल हमने फुटेज देखा रमल्ला के अंदर, जहाँ पे लोगों ने महमूद अब्बास की सरकार के खिलाफ जो है वहाँ पे मोर्चा खोला है। तो लोग मतलब गुस्सा काफ़ी है, लोग चाहते हैं कि भाई कुछ हो, कोई उपाय निकले, लेकिन गुस्से में भी रिएक्ट करना शायद इतना
स्ट्रेटेजिकली इतना सेंसिबल नहीं होगा, सोच समझ के हर किसी को कदम लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज तमाम इन मुल्कों का फर्ज बनता है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि कल अरब एम्बेसडर्स ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड किया यूएन में, जहाँ पे उन्होंने अस्पताल के बॉम्बिंग को कंडेम किया और कहा कि भाई फौरी तौर पे सीज फायर होना चाहिए। रूस का एक प्रस्ताव था जो पारित नहीं हो पाया, ब्राज़ील का भी एक प्रस्ताव है जिस पे अमेरिका ने कहा कि भाई 24 घंटे का वक्त हमको दीजिए, उसके बाद इसको आगे पेश करें। तो मुझे लगता है कि सारे दुनिया की जो कोशिशें हैं वो इस दिशा में जानी चाहिए कि सीज फायर जल्द से जल्द लागू किया जाए और ह्यूमैनिटेरियन एड, पानी, बिजली, खाना, जो 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 मेडिकल सप्लाईज हैं, ये गजा पट्टी के लोगों तक को फौरी तौर पे पहुंचा जाए। ये प्राथमिकता ये होनी चाहिए, भारत सरकार की भी प्राथमिकता ये होनी चाहिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि आज तक हिंदुस्तान की सरकार से कोई ऐसा हमदर्दी वाला बयान फिलिस्तीनियों के लिए नहीं आया है। और इंडिया अलायंस, ये अच्छी बात है अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई मोदी साहब का जो बयान है ये इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन रही बात, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो गोदी एंकर हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को एक फिरका प्रस्त नज़र से हमेशा देखते हैं। और इनका देखने का तरीका सिर्फ यही है कि हर एक चीज़ को आप मज़हब के चश्मे से देखेंगे। तो इज़राइल के अंदर ये लोग इतने क्या बोलते हैं कि इतने इग्नोरेंट लोग हैं कि ये लोग नहीं जानते कि इज़राइल के अंदर एक काफ़ी ठीक ठाक संख्या है नॉन जूस का, जो इज़राइली सिटीजन्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। और उनको ये इज़राइली सिटीजन्स हैं, वो बाकायदा वोट करते हैं, वहाँ की उनकी अपनी पार्टीज होती हैं। और अब चर्चा ये भी हो रही है कि भाई अगर इज़राइल 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मान रहा है, जहाँ पे इज़राइल एक फिक्स्ड बॉर्डर के अंदर शांति से रहे और फिलिस्तीन भी एक अपने फिक्स्ड बॉर्डर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रहे, अगर इज़राइल इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता तो शायद वक्त आ गया एक 1 स्टेट सोल्यूशन का, जिसमें जो हिस्टोरिक फिलिस्तीन है उसके तमाम लोग एक मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक तरीके से जिए। तो ये कहना कि भाई सिर्फ उसका मतलब फिर उसका कैरेक्टर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर होगा, जिसमें यहूदी भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, नास्तिक अगर हैं वो भी होंगे। हर एक जो है नागरिक का दर्जा सबको मिलेगा और वो अपने आप जो है डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आप को गवर्न करें। तो डेमोक्रेसी ही सोल्यूशन देता है, बजाय ये कि हम एक एथनिकली प्योर स्टेट के बारे में सोचें। क्योंकि एक बार अगर हम इस दिशा में चले जाएं तो मणिपुर पे आप देख रहे हैं इसका अंजाम कि 2 इलाकों के बीच में आपने एक बॉर्डर बना दिया है। तो ये बहुत गलत और एक डेंजरस सोच है। और बड़ी अफसोस की बात है कि जो बुरा काम ये लोग हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये अब फिलिस्तीन पे भी करना चाह रहे हैं।